नमस्कार, न्यूज़ फॉर यू देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं भावना। आज हम पहुंचे हैं शहर जलंधर के गार्डियन हॉस्पिटल और मेरे साथ मौजूद है गार्डियन हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव गोयल जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर यू चैनल में। धन्यवाद सर, जैसे कोविड-19 महामारी चल रही है, बिल्कुल, तो उसको आप कैसे देखते हो? देखो कोविड महामारी जो है सबको पता है सारी दुनिया में, सारे वर्ल्ड में फैली है और ख़ासकर हमारी कंट्री में बहुत बुरी तरह से फैल रही है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए थे हमारे को इसको बताने के लिए कि आप ये ध्यान रखो। लॉकडाउन किया, सब कुछ किया, पर ये नहीं सोचना है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। अब ये हमारी सबकी जिम्मेवारी होगी हुई है। आप ये सोच के चलिए जितना हम ध्यान रखेंगे, अपना लोगों का ध्यान अपना रखेंगे, उतनी ये महामारी को बढ़ने से रोक सकते हैं हम। इसमें जैसे कि बार बार बताएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को टच नहीं करना है, हमने अराउंड 2 फीट की दूरी रखनी है, सैनिटाइज करना है, हैंड बार बार वॉश करने हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है मास्क डाल के रखना है, क्योंकि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू ड्रॉपलेट्स है। जो हम सांस लेते हैं, खांसी करते हैं, अगर किसी पेशेंट को ये चीज़ें हैं तो वो सांस लेने खांसने से दूसरे पेशेंट को जा सकती हैं। और आपको ये सोच के चलना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है जिसको आप टच कर रहे हो उसमें कोरोना का कीटाणु है। चाहे कोई भी चीज़ है, चाहे आपका टेबल है, चाहे डेस्क है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसको टच नहीं करना है आपने। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और ये हमारे पे डिपेंड करता है हम इसको कितना रोक सकते हैं। सब ने जितना करना था, सब एडमिनिस्ट्रेशन आप हेल्प कर रही है, इवन डॉक्टर्स हेल्प कर रहे हैं। हमारी IMA की जो जलंधर की टीम है वो इतना कुछ कर रही है इसके लिए। पर फिर भी जब तक एक आम आदमी अपना ध्यान नहीं रखेगा, अपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा और ये सब जो चीज़ें बताएगी उनका ध्यान देते हुए, हम इस बीमारी को नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि कोविड महामारी है ना, तो आप अपने पेशेंट को क्या एडवाइस कर रहे हो? देखो हम अपने पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल तो आएगा ही आएगा। हम उसको ये तो नहीं कह सकते तेरे को बीमारी है, कोरोना कोविड है, तुमने हॉस्पिटल नहीं आना है। जिसको पीठ का दर्द है, जिसका फ्रैक्चर हो गया, जिसको चोट लगी है, हम ये एडवाइस करते हैं कि हॉस्पिटल आएँ, पर अपॉइंटमेंट लेके आएँ, अपने साथ ज़्यादा अटेंडेंट ना लाएँ। कई बार होता है एक पेशेंट में 10-10 लोग आते हैं, तो वो अवॉइड करें आना। आप अपॉइंटमेंट लेके आएँ, अगर आपको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में आएँ, पर एक थोड़ा सा वो मेंटेन करें, डेकोरम मेंटेन करें। आपको जो है वो इस तरह से पेशेंट्स को, हम पेशेंट्स के लिए बैठे हैं, हॉस्पिटल पेशेंट के लिए बैठा है। अगर कोई ज़रूरी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो हमारे से व्हाट्सएप पे कॉल कर सकता है, हमारे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, फ़ोन पे बात कर सकता है। खासकर बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर हैं और बच्चों को यही एडवाइस है, वो हॉस्पिटल में जितना कम से कम हो सके आएँ। जिनको शुगर है, जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम है या जिनको और कोई बीमारी है साथ में, जिसके कारण कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होगी, उनको एडवाइस है कि वो हॉस्पिटल कम से कम आएँ। वैसे भी आम जनता से भी ये एडवाइस है कि जहाँ तक हो सके हॉस्पिटल कम से कम जाएँ इस महामारी के दौरान और अपना ध्यान रखें। और हम सब डॉक्टर्स बैठे हैं, सारे डॉक्टर्स बैठे हैं सेवा करने के लिए, कोई भी डॉक्टर पीछे नहीं हटा है जब से महामारी आई है। सर, अगर हम बात करें बच्चों और बड़ों की, है ना, तो उनमें क्या मतलब फ़र्क होता है उनकी हड्डियों में? बच्चों और बड़ों की हड्डियों में काफ़ी फ़र्क होता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी हड्डियाँ सॉफ्ट होती हैं, एक तरह के, जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्रिटल होती रहती है, मतलब वो सख्त होती रहती हैं। बच्चों में ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं हड्डियों में, जिनसे ग्रो करते हैं हमारे, और 16, 17, 18 साल तक जाके वो ग्रोइंग पॉइंट्स बंद हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी कैल्शियम की मात्रा बढ़ती रहती है, एक एज तक आके बढ़ती है, फिर कम होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों में कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बच्चों में जो ग्रोइंग हड्डियों की ग्रोथ होती है उसके लिए कुछ न्यूट्रिशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, ताकि क्योंकि हम अगर नींव अच्छी रखेंगे तभी हमारे आने वाले टाइम में जो है हड्डियाँ स्ट्रांग रहेंगी। तो बच्चों की बीमारियों की बात करें तो बच्चों में एक बीमारी है ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, काफ़ी कॉमन होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे हड्डियाँ हमारी वीक होती रहती हैं और लेडीज़ में और ओल्ड एज में जाके हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसको हम ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और हड्डियाँ हमारी ब्रिटल होती हैं, फ्रैक्चर होने का डर जल्दी रहता है। तो खासकर ये डिफरेंस है बच्चों और एडल्ट में। और बच्चों में अगर ध्यान रखेंगे, हम हड्डियाँ अच्छी रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो हमारे आने वाले टाइम में हड्डियाँ और स्ट्रॉन्ग रहेंगी और हमारे को बुढ़ापे में, ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, अगर हम बात करें कि जो बच्चे हैं उनमें कौन सी कॉमन प्रॉब्लम ज़्यादा होती है हड्डियों से रिलेटेड? तो मैं बता रहा था अभी, एक बीमारी होती है कैल्शियम की कमी की, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है बच्चों में, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। बाकी दूसरी कई बीमारी होते हैं जो बचपन से ही होती हैं, जैसे कईयों के बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं, है ना, कईयों को हड्डियाँ जुड़ी होती हैं आपस में,
तो इसी तरह से कई तरह की बीमारी, बच्चों में गठिया भी होता है, बच्चों में हड्डियों के कैंसर भी होते हैं, बच्चों में इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है हड्डियों का। तो हर एक ट्रीटमेंट, इसका सबका ट्रीटमेंट आजकल, अगर हड्डी आपकी टेढ़ी है उसका भी ट्रीटमेंट है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं उसका भी ट्रीटमेंट है, हड्डियों में हड्डी टूटी है बच्चों में हड्डियाँ, उसका भी ट्रीटमेंट है। पर वही कह रहा हूँ कि पर जो भी हमारे को इन सबसे बचने के लिए अपनी हड्डियों या हमारे बॉडी को स्ट्रांग रखना चाहिए। वो तभी रख पाएंगे अगर हम एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें और अच्छी डाइट लें। सर अगर हम बात करें फीमेल की, कि फीमेल में कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं? वो फीमेल्स, अब हर एक वर्ग की और हर एक एज की प्रॉब्लम डिफरेंट है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादातर देखा गया कि जब हम पोस्ट मीनोपॉज के आसपास, मीनोपॉज का मतलब जब पीरियड्स खत्म होने या बंद होने शुरू होते हैं उसके आसपास जाके उनकी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है एक मेल के हिसाब से उनकी हड्डियां ज़्यादा वीक होती हैं। दूसरी बीमारी जो फीमेल्स में बहुत कॉमन पाई गई है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि घुटने का दर्द हम कहते हैं। बाकी बीमारी जो जैसे बाकी सब में कॉमन है, जैसे अर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होगी, या ये और भी कोई जोड़ों की बीमारी है, बाकी दोनों में कॉमन है। खासकर फीमेल्स में ये दो बीमारियां जो मैंने बताई ये ज़्यादा कॉमन है, एक ऑस्टियोपोरोसिस और एक ऑस्टियोआर्थराइटिस। सर अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो उनमें कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम? जैसे मैं कह रहा था, ये ओल्ड एज की बीमारी जो हमारी मिडिल एज में शुरू हो जाती है, तो जैसे जैसे ओल्ड एज आती है, अगर हम अपनी हड्डियों का ध्यान ना रखें, अपने जोड़ों का ध्यान ना रखें, रीढ़ की हड्डी का ध्यान ना रखें, तो ओल्ड एज में जाके ये प्रॉब्लम्स हमारे को ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो होती है रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम। अब रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम में 2-3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें एक हड्डियों में कैल्शियम की कमी। एक होती है डीजनरेटिव को मतलब होता है कि उम्र के साथ हमारी हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, डिस्क की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम जो ओल्ड एज में कॉमन है वो है जोड़ों का घसना, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वो ज़्यादातर कॉमन घुटनों में होता है, पर ये किसी भी जोड़ में हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन है। बाकी ओल्ड एज में क्योंकि हड्डियाँ वीक होती हैं तो कोई गिर जाता है तो फ्रैक्चर भी बहुत कॉमन होता है, हड्डियाँ जल्दी टूट जाती हैं। तो ये सब बीमारियां जो हैं ये ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होती हैं। जबकि कुछ हड्डियों के कैंसर हैं जो कि ओल्ड एज में कॉमन होते हैं। ये सब चीज़ें हैं। सर अगर हम बात करें डाइट प्लान की, तो किस तरह की डाइट लेनी चाहिए सभी को? देखो, कोई भी डाइट जो है उसमें हमारी सब चीज़ें एक इक्विवेलेंट पोर्शन में होनी चाहिए। हम कहते हैं प्रोटीन नॉर्मल होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, हमारा मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए। तो कोई भी पेशेंट के लिए जो है एक प्रॉपर अलग अलग तरीके की डाइट होनी चाहिए। एज पे डिपेंड करता है, बचपन से लेके मिडिल एज में लेके एडल्ट से लेके ओल्ड एज में सबका डाइट प्लान अलग अलग होता है। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। दर्शकों से ये विनती है कि अगर उनको लगे कि डाइट में प्रॉब्लम है तो अपने किसी नज़दीक डॉक्टर से जाके पूछें कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। किसी को शुगर की बीमारी है उसको अपने डाइट का हिसाब रखना चाहिए, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसको अपने उसको एक डाइट प्लान लेके चलना चाहिए। तो हर एक बीमारी में जो है वो डाइट बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी डाइट होनी चाहिए। हड्डियों की बात करें तो आपकी विटामिन डी पूरी होनी चाहिए, आपका कैल्शियम पूरा होना चाहिए, आप में प्रोटीन्स पूरे होने चाहिए, आप में कुछ विटामिन हैं वो पूरे होने चाहिए। अब नसों की बात करें तो विटामिन बी पूरा होना चाहिए। तो हर एक बीमारी के लिए अलग अलग आपको एक डाइट प्लान होना चाहिए जो कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर बात कर सकते हैं। सर जैसे कॉमन कोई थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो जॉइंट में, तो मेडिसिन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? देखो, थोड़ा सा दर्द ही आगे जाके बड़ा हो सकता है। तो अगर आपको थोड़ा सा दर्द भी है, आपको लगता है थोड़ा एक आधे दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा, जरूर अपने डॉक्टर से जाके मिलें, क्योंकि ये गठिया भी हो सकता है, अर्थराइटिस भी हो सकता है, और यही आने वाले टाइम में आपके जोड़ों को ख़राब कर सकता है। तो ज़रूरी है कि जाके मिलें, सलाह करें अपने डॉक्टर से कि मेरे को ये दर्दें हो रही हैं। और हर एक एज में मैं कह रहा हूँ डिफरेंट तरह की दर्दें हो सकती हैं। तो जैसी दर्दें हैं उस हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कराएगा, टेस्ट कराएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। सर जैसे जोड़ों का दर्द और बैकबोन में जैसे पेन वगैरह होती है, तो उसके लिए क्या मतलब ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो डिपेंड करता है बीमारी क्या है। जोड़ों के दर्दों की में क्या बीमारी है, आपको गठिया है, आपको जिसको हम कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपके गोडों में इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको चोट तो नहीं लगी है। वैसे हम रीढ़ की हड्डी में आ जाते हैं। रीढ़ की हड्डियाँ, आपको डिस्क की प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर तो नहीं है, आपको रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी में कोई रसौली तो नहीं है, रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी बीमारी क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे हुआ है, उसमें आपने टेस्ट कराए हैं, फिर आपने डॉक्टर ने क्या इलाज किया है। तो हम हर एक ये नहीं कह सकते एक बीमारी का इलाज है तो दूसरी बीमारी का भी वही इलाज है। तो हर एक बीमारी का इलाज डिफरेंट है। अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए, ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से करना चाहिए।
सर ऑपरेशन करवाना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो? किस चीज़ के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? हड्डियों की प्रॉब्लम की। हड्डियों में देखो, अब हड्डियों के बिल्कुल करवाने चाहिए ऑपरेशन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का, जिसको हम गोडों का दर्द कहते हैं। बहुत कॉमन है इंडिया में, 40 साल के बाद शुरू हो जाता है। तो अगर इसको टाइम पे पकड़ लें, शुरू में इसका इलाज कर लें मेडिसिन से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से, और जिनका वेट ज़्यादा वेट कम करें, अच्छी डाइट रखें, तो हो सकता है हमारे को ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर इसको हम पहली या दूसरी स्टेज में पकड़ लें। अगर यही स्टेज गोडों में दर्द हो और ज़्यादा ये चौथे स्टेज पे पहुंच जाए, जिसको हम लास्ट स्टेज कहते हैं, फिर इसका इलाज कुछ नहीं होता, फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन भी कई तरह के होते हैं। इसमें एक दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, एक हड्डी की अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं, जिससे कि, और अगर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए जोड़, अगर किसी भी इलाज से ठीक ना हो रहा हो, तो फिर हम उसको जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, जोड़ बदलते हैं उसका। तो ये सब ट्रीटमेंट वैसे ही रीढ़ की हड्डी का भी है। अगर डिस्क निकली है तो डिस्क का मेडिकल इलाज भी है, उसका फिजियोथेरेपी से भी इलाज है, उसका लेज़र से भी इलाज है आजकल, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो उसका ऑपरेशन से भी इलाज होता है। पर वो डिपेंड करता है कि मरीज़ आपके पास कौन सी स्टेज पे आया है। अगर शुरुआती इलाज कर लें तो हो सकता है आपको लाइफ लॉन्ग जरूरत ना पड़े ऑपरेशन करने की। सर जॉइंट रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? फिर मैं वही कहूँगा, अगर आप अपना जोड़ बचा के रख सकते हो, अगर जोड़ को शुरुआती दौर से ही, जब से आपको प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसका ट्रीटमेंट अगर टाइम पे करवा लो, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। पर अगर आपका जॉइंट ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया है, और आपकी डिफॉर्मिटी आ गई है, डिफॉर्मिटी का मतलब है कि आपके गोडे टेढ़े हो चुके हैं, आपको चलते हुए सहारा लेना पड़ता है किसी का, और आपको रोज़ दर्द की दवाई खानी पड़ती है, जो कि हार्मफुल है। अगर ज़्यादा दर्द की दवाई खाते हैं, आपके किडनी पे असर कर सकती है, आपके हार्ट पे असर कर सकती है। अगर आपकी ये सब चीज़ें, और आपको किसी की सपोर्ट लेनी पड़ती है, आपको रोज़ किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है, रात को सोते सोते आपको दर्दें हो रही हैं, फिर वो कंडीशन है, आपको किसी डॉक्टर को मिलना चाहिए, स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, और अपने जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सलाह लेनी चाहिए। आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है बहुत सेफ सर्जरी हो गई है, ये बहुत ही अच्छी सर्जरी है, और 98% लोग इससे रिलीफ लेते हैं। कोई भी सर्जरी है उसके ऊपर नुकसान भी है, अपने फ़ायदे भी हैं। ये सर्जरी जो है बहुत अच्छी सर्जरी है। आजकल लेटेस्ट इक्विपमेंट आ गए हैं, नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए जॉइंट्स आ गए हैं, जिससे कि हम पेशेंट को हम एक नॉर्मल रूटीन लाइफ दे सकते हैं। पेशेंट स्टेज चढ़ सकता है, पौड़ियाँ चढ़ सकता है, नीचे बैठ सकता है, किसी भी मतलब पहाड़ियाँ पे जा सकता है, घूम सकता है, अपनी रूटीन एक्टिविटी जो है वो, जैसी उसको रूटीन एक्टिविटी चाहिए वो एक जी सकता है ऑपरेशन कराने के बाद आजकल। सर जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले जो पर्सन होते हैं, तो मतलब उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखो, कोई भी, पहले फिर यही कह रहा हूँ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो वो आर्टिफिशियल जॉइंट है। एक जो भगवान ने जॉइंट बनाया वो नहीं है, ये नया जॉइंट डला है, और ये मेटल पार्ट्स का होता है। ये लिविंग जॉइंट्स नहीं है, ये प्लेट्स हैं, एक तरह की प्लेट्स हैं जो हम गंदी हड्डी को काट के उसको फिक्स करते हैं एक तरह के सीमेंट के साथ। जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं, ईंटों को फिक्स करते हैं, इसी तरह के खास सीमेंट होता है जिससे हम इसको फिक्स करते हैं। तो जितना इसकी हम केयर करेंगे उसकी इतनी लाइफ होगी। जैसे आप सोच के चलिए, एक एवरेज ह्यूमन की लाइफ 60 to 65 ईयर्स है, पर कई लोग 100 साल भी जी लेते हैं, कई लोगों की लाइफ बिल्कुल भी नहीं होती। इसी तरह से ये जॉइंट जो है, इसकी एक एवरेज लाइफ है 10-15 साल, पर अच्छा किया हुआ जॉइंट 30 साल में निकाल सकता है, अगर एक पेशेंट अपना वजन कम रखे, एक्सरसाइज रेगुलर करे, हड्डियों को स्ट्रांग रखे, और एक अच्छा जॉइंट डला हो, अच्छी कंपनी का और अच्छी क्वालिटी का अगर जॉइंट डला हो, तो ये काफ़ी टाइम निकाल सकता है। सर अगर हम बात करें स्पोर्ट्समैन की, अगर उनको खेलते वक्त कोई इंजरी हो जाती है तो किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको? तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ बहुत कॉमन है हमारे पंजाब में। हमारे पंजाब में कबड्डी प्लेयर हैं, हॉकी प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जिम पर्सनस हैं, ये सारी इंजरीज़ जो हैं, एथलीट्स हैं, है ना, फुटबॉल प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, तो ये सारी इंजरीज स्पोर्ट्स इंजरीज़ में आती हैं। और मैं जो देखा है, मैंने ज़्यादातर ये होता है कि जो हमारे कबड्डी प्लेयर्स हैं, जो लड़के हैं, यंग लड़के, उनको चोट लगती है, वो क्या करते हैं, अपने आप ट्रीटमेंट लेते हैं, लोकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं, मालिश करा लेते हैं, और उसके बाद जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है और खेलते रहते हैं वो, और उसके बाद जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो फिर हॉस्पिटल आते हैं, फिर कि डॉक्टर साहब हुणकी करिए दसो। तो मेरी उनसे ये एडवाइस है कि अगर जब भी उनको चोट लगे, सबसे पहले डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास, जो भी आपके नज़दीक स्पेशलिस्ट है, उसको दिखाएं। शुरू में हो सकता है जो छोटी चोट लग रही है वो ज़्यादा चोट हो, तो उसका ट्रीटमेंट अगर शुरू में कर लें हम, तो हमारे को आगे वाले उसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जब भी चोट लगे शुरू में, जैसा आपने कहा कि क्या करे वो, एक तो उस जिस पे चोट लगी है उस पर आइस लगाए, उसको पार्ट को ऊपर उठाए, थोड़ा सा उस पर गर्म पट्टी बांधे, और
बेसिक सा पेन किलर जो भी देते हैं वो ले, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि अपने डॉक्टर के पास जाए। वो डॉक्टर ने एक्सरे करना होगा, मेडिसिन देनी होगी, ट्रीटमेंट देनी होगी, वो अपने हिसाब से करेगा। पर कभी भी ट्रीटमेंट जो है या अनक्वालिफाइड बंदे से ट्रीटमेंट ना कराएं जिसको कि मेडिकल बारे में नॉलेज ना हो। सर अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कौन सा उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट कौन सा देते हो? तो डिपेंड करता है अब स्पोर्ट्स इंजरीज में किस तरह की इंजरी आती है। कई बार हमारे पास इंजरी आती है कि लिगामेंट पूरी तरह टूट गया होता है, कई बार लिगामेंट का स्प्रेन होता है। अगर लिगामेंट थोड़ा सा टूटा है तो हम उसको रेस्ट से उसको हम स्प्लिंट्स देते हैं, ब्रेसेस देते हैं जिसको कहते हैं, स्पोर्ट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और उसकी हम रिहेबिलिटेशन करते हैं, उसको फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो मेजॉरिटी तो इससे ठीक हो जाते हैं, पर कुछ लिगामेंट्स जो है जो इन चीज़ों से ठीक नहीं होते उसकी फिर हमारे को सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी आजकल जितनी कर स्पोर्ट्स सर्जरीज इंजरी हो गई हैं, इनकी सारी सर्जरी आजकल दूरबीन से होती हैं। तो और हमारे स्पोर्ट्समैन जो है जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश होती है कि वापस अपनी गेम में आए। जितना जल्दी गेम में आएंगे उनका उतना ही बेटर हो जाता है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन की जो है अगर हम उसको कहें कि नहीं तूने 2 साल नहीं खेलना, साल नहीं खेलना, तो उसकी सारा जो कैरियर है ख़त्म हो जाता है। तो हमारी यही एम होता है कि स्पोर्ट्समैन को जल्दी हम वापस उनकी गेम में वापस लेके आएँ, और इसके लिए एक डॉक्टर का, एक फिजियोथेरेपिस्ट का और एक स्पोर्ट्समैन का, तीनों का आपस में एक कांटेक्ट होना, एक दूसरे के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे एक्सीडेंटल केस में अगर हड्डी टूट जाती है तो क्या करना चाहिए? देखो कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें कई तरह की चोटें लगती हैं, कई तो मांस फटता है, कई बार जॉइंट में चोट लिगामेंट फट जाते हैं, कई बार हड्डी टूट जाती है। तो जब भी हड्डी टूटे, कहीं भी किसी की हड्डी टूटे, मेरे दर्शकों से यही निवेदन है कि जब लगे आपको कोई किसी की हड्डी टूटी है तो कहीं भी फट्टा आपको या कोई स्पोर्ट या गत्ता या कुछ भी मिले वो उस हड्डी के ऊपर लगा दें, और उसको हल्के से कोई भी आपके पास चुन्नी है, कपड़ा है, उसको सपोर्ट दे दे ताकि वो हिले ना। और जो भी नज़दीक, सबसे नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाएं, वहाँ उसको फ़र्स्ट एड मिलेगी। कोई भी पेशेंट हमारे पास एक्सीडेंट का आता है उसको हम पहले फ़र्स्ट एड देते हैं, कि उसको सपोर्ट देते हैं, उसको ड्रिप लगाते हैं, उसकी देखते हैं ऑक्सीजन ठीक आ रही है, उसकी सांस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कई जख्म होते हैं जिनसे ब्लड निकल रहा होता है तो हम ब्लड को रोकते हैं, फिर पेशेंट को हम रिससिटेट करते हैं, उसको इस हालत में लेके आते हैं कि उसका ऑपरेशन लायक हो सके, जिसका ऑपरेशन करना हो। कई लोग प्लस्तर से ठीक हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह से हड्डी टूटी है और कितनी उसमें उसमें कितनी खराबी आई है, सब उस पर डिपेंड करता है। और आजकल हड्डियों का ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया हो गया, ज़्यादातर सारी हड्डियाँ जो है वो ऑपरेशन से या बगैर ऑपरेशन से जुड़ जाती है। सर अगर हम बात करें रिकवरी की, मतलब हो पा रही है प्रॉपर तरीके से? बिल्कुल रिकवरी हो जाती है। उसमें भी ये कि अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिला हो, ठीक ढंग से ट्रीटमेंट मिला हो, तो रिकवरी अच्छी हो जाती है, आजकल प्रॉपर हो जाती है। हमारे पास सर्जिकल के आजकल इतने ज़्यादा चीज़ें हैं, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं और इतनी ज़्यादा मतलब लेटेस्ट एडवांसेस हो गए हैं फ्रैक्चर मैनेजमेंट में भी, कि आजकल ज़्यादातर बहुत ही कम होता है, बहुत ही गंदा चोट लगी हो तभी होता है कि रिकवरी, नहीं तो नॉर्मल रूटीन केसेस में रिकवरी अच्छी हो जाती है। सर अगर हम बात करें कि जो ट्रीटमेंट जो भी हम लें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? देखो कोई भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं, कोई मेडिसिन खाते हैं, हर एक चीज़ के प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हर एक चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ये एज अ मेडिकल प्रोफेशन हमारे को पेशेंट को हमारे को बताना पड़ता है कि इसमें ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसमें ये साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता है। हर एक चीज़ के पॉजिटिव है, हर एक चीज़ के नेगेटिव है। कोई भी सर्जरी जो है वो 100% नहीं है, सबके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में दवाइयों का रिएक्शन भी हो सकता है, किसी को हो सकता है जो आपने मेडिसिन दी है सूट ना करे, किसी को हो सकता है जो आपने पार्ट डाला है वो सूट ना करे, इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक पेशेंट को हम गाइड करते हैं, पेशेंट से सलाह करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये फ़ायदा है, ये नहीं है, तो उस पेशेंट के साथ मिलकर सारा ट्रीटमेंट होता है। सर अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो क्या करना चाहिए? इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी है, आजकल मेडिसिन भी आ गई हैं, उसकी दवाइयाँ भी आ गई हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन से इन्फेक्शन को भी ठीक करते हैं, तो सब चीज़ें हो जाती हैं। पर एक पेशेंट को एक डॉक्टर पे फेथ रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लंबे होते हैं इन्फेक्शन पे। कई बार पेशेंट कहता है एक इन्फेक्शन हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास चलेगा, फिर तीसरे डॉक्टर के पास चला गया। तो पेशेंट को अपने डॉक्टर पे फेथ रखना चाहिए और ट्रीटमेंट जो है तसल्ली से कराना चाहिए। आजकल ज़्यादातर सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मतलब हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो आजकल तो कोविड चल रहा है, सबसे बड़ा मैसेज मैंने जैसे पहले भी कहा था ये करूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़ करें, मास्क लगा के रखें, और ये सोच के चलें कि जो भी आपके पास आ रहा है उसको कोरोना हो सकता है, दूरी रखें, इसी में सबकी भलाई है। हड्डियों और जोड़ों को अपना ध्यान रखें, डाइट अच्छी रखें, एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, सैर करें, वॉक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसी टाइम अपने डॉक्टर के पास जाएं, ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।
सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजीव गोयल जी, जिन्होंने हड्डियों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आई होप कि सारे इस चीज़ को फॉलो करोगे। धन्यवाद।